टू स्टार्ट। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, कि वो किस तरह एक अच्छे टूल हैं फॉर जेनेटिक रिसर्च के लिए। ये आपका 8वां प्रैक्टिकल है। तो जो नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें हम सीखेंगे कि फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे बनाते हैं हम क्लस्टर डब्ल्यू और मेगा के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, प्लस प्राइमर डिज़ाइनिंग। ये तीनों प्रैक्टिकल हमने एक ही दिन में करने हैं, क्योंकि मैं अकेला ही परफॉर्म कर रहा हूँगा तो जल्दी हो जाएगा काम। तो आज हमने करना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? एंडोन्यूक्लियोजेज होते हैं जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को काटते हैं। जिस तरह हम अपने कपड़ों को काटते हैं ना, एक स्पेसिफिक जो हमारी स्पेसिफिक प्लेस होती है उसी प्लेस को काटेंगे और किसी को नहीं काटेंगे। इसी तरह ये भी मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं जो कि कट करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स को एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। फाउंड नेचुरली इन वाइड वैरायटी ऑफ प्रोक्रियोट्स के अंदर होते हैं, उनके अंदर से फिर हम सेपरेट करते हैं। एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। बायोलॉजिकल रोल क्या है इनका? मोस्ट बैक्टीरिया यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एज ए डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियोफाज, यानी कि वायरसेस से बचने के लिए, बैक्टीरियोफेजेस से बचने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि बैक्टीरियोफाज के डीएनए को कट कर देता है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। होस्ट का डीएनए क्यों बचा रहता है? बैक्टीरिया का डीएनए क्यों बचा रहता है? क्योंकि मिथाइलेजेस एंजाइम होते हैं जो कि एडेनिन और साइटोसिन जो बेसेस होती हैं उनकी मिथाइलेशन कर देती हैं, जिसकी वजह से कट नहीं लगता उनके डीएनए को और वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहता है। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर मिथाइलेजेस एंजाइम भी होते हैं जो अपनी बेसिस को चेंज कर लेते हैं और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उनके अपने काम नहीं करते। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं क्योंकि ये डीएनए को काटते हैं। हिस्ट्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज एसोलेटेड इन 1970 बाय हाइंड 2। ठीक है, ये जो एच है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, आगे आई एंड डी ये रिप्रेजेंट करता है उसकी स्पीशीज को, और 2 के ये आइडेंटिफाइड नंबर 2 है, यानी कि ये दूसरी दफ़ा इसको आइडेंटिफाई किया है और इसका कटिंग पोजीशन जो है उसकी बेस पे ये 2 का नंबर देते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए हम उसको नंबर देते हैं, वो हम आगे करेंगे। He also done the subsequent discovery and characterization of numerous restriction endonucleases. इनको एंडोन्यूक्लियसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डीएनए की अंदर की सीक्वेंस को काटते हैं। फ्रॉम आवर 3000 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव बीन स्टडी इन डिटेल, उनमें से 600 जो है वो कमर्शियली अवेलेबल हैं, जो कि डीएनए की कटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और डीएनए की मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज़ होते हैं और मैनिपुलेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह एक स्कैनर स्कैन करता है आपको आपके जो राइटिंग होती है उसी को स्कैन करके दिखा देता है, इसी तरह रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस स्कैन करते हैं इंटायर लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है, जब उनकी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उनको पता चल जाती है कि हमने इस पे काटना है, तो फिर वो उसी रीजन से काटते हैं और किसी जगह से नहीं काटते, उसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को काटेंगे जिनके लिए वो स्पेसिफिक हैं। और काटते कहाँ पे हैं? 3 प्राइम एंड के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो अटैच होता है फास्फेट ग्रुप के साथ और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है, उस 3 प्राइम एंड को ये काटते हैं और जो है वो ब्रोकन करते हैं बॉन्ड को। ये आप देखें, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3 कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये दूसरी राइबो शुगर का 5वां कार्बन है उसका फास्फेट ग्रुप। यहाँ से ब्रेकेज होती है, ये फास्फोडाइएस्टर ब्रेकेज होती है, वाटर बनता है। वाटर क्या करता है? अपना प्रोटॉन देता है, तो ये
हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ लग जाता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का लगना है ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सी होती हैं? जो रिपीट होती हैं और उस सीक्वेंस को ही मोस्टली एंडो न्यूक्लियस कट करते हैं। तो सबसे पहले हैं मिरर लाइक पैलिंड्रोम इन विच द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर ऑन द सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए स्टैंड एज इन GPAATG। ये सीक्वेंस आगे और पीछे एक जैसे बार बार रिपीट होंगे और इसको न्यूक्लियोटाइड कट कर सकते हैं। इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम क्या होते हैं कि ऊपर वाले स्टैंड के ऊपर भी होंगे और नीचे वाले स्टैंड के ऊपर भी होंगे। तो अगर ऊपर वाले डीएनए स्टैंड के ऊपर भी हैं और नीचे वाली कम्प्लीमेंट्री स्टैंड के ऊपर भी सीक्वेंस है, उसको हम इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम कह रहे हैं। यानी कि 5 to 3 प्राइम एंड और 3 to 5 प्राइम एंड रिपीट होती हैं। Inverted repeat palindrome are more common and have greater biological importance than mirror-like palindrome। क्योंकि mirror-like तो एक ही स्टैंड के ऊपर रिपीट होती हैं, ये दोनों स्टैंड के ऊपर रिपीट होती हैं। अच्छा, एंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। अच्छा, जो जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के ऊपर कट करते हैं तो दो तरह के हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं विद रिस्ट्रिक्शन साइट्स। एक डीएनए जो है वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि स्ट्रेटन बिल्कुल सिमिलर ऊपर और नीचे सीक्वेंस कट होते हैं। स्टिकी एंड स्टैगर एंड प्रोड्यूस करती है, यानी कि लटके हुए, यानी कि वो ऊपर और नीचे की डिफरेंट सीक्वेंस जो होती हैं उसको कट करती हैं। ये ऊपर और नीचे से सिमिलर सीक्वेंस कट होती है तो ब्लंट एंड यानी कि सीधे सीधे एंड प्रोड्यूस होते हैं। ये स्टिकी एंड्स होते हैं, इसको स्टैगर एंड्स भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि डीएनए की मैनिपुलेशन के लिए ये जो स्टिकी एंड्स होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं। ब्लंट एंड सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का डीएनए एट अपोजिट, यानी कि ऊपर और नीचे सेम साइड से कट करते हैं तो हमारे पास जो डीएनए बनता है वो ब्लंट डीएनए बनता है। दे हैव ब्लंट एंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स। These blunt-ended fragments can join to any other DNA fragment with blunt end। ये इनका डिसएडवांटेज ये है, ये उसी डीएनए के साथ लग सकेंगे जिनके ब्लंट एंड होंगे, स्टैगर डीएनए के साथ ये नहीं लग सकेंगे। एंजाइम यूजफुल फॉर द सर्टेन टाइप्स ऑफ डीएनए क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। ये इसमें के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो कि ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। स्टिकी एंड ये यूजफुल होते हैं रिसर्च के लिए, मैनिपुलेशन के लिए और जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए और रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। मोस्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मेक स्टैगर कट्स, यानी कि लटके हुए कट्स प्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट सीक्वेंस को ऊपर और नीचे कट करते हैं। स्टैगर कट्स प्रोड्यूस सिंगल स्टैंडर्ड स्टिकी एंड्स और वो स्टिकी एंड्स फिर फर्दर यूज होती हैं। स्टिकी एंड्स क्यों यूजफुल हैं? डीएनए फ्रैगमेंट विद कम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स कैन कंबाइन टू क्रिएट न्यू मॉलिक्यूल्स। उससे हम प्राइमर लगा के न्यू मॉलिक्यूल बना सकते हैं विच अलो द क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो डिफरेंट सोर्सेज के जो हम डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जो दो तरह की होते हैं हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि कट करते हैं, एक होता है एसोसाइजोमर्स होते हैं और दूसरे नियोसाइजोमर्स होते हैं। तो एसोसाइजोमर्स क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट हैव द सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस एज वेल एज द सेम क्लीवेज साइट आर नोन एज आइसोसाइजोमर्स, यानी कि जो सेम साइट से कट करते हैं और सेम सीक्वेंस को कट करते हैं उसको हम आइसोसाइटोमर कहते हैं। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि सेम रिकॉग्निशन साइट पे काटते हैं लेकिन क्लीवेज डीएनए के ऊपर वो डिफरेंट साइट के ऊपर काट सकते हैं, तो ऐसे को हम नियोसाइजोमर कहते हैं। यानी कि ये एक ही सीक्वेंस को काट करता है और एक ही रिकॉग्निशन साइट को काट करता है, लेकिन ये क्लीव कर देते हैं, एक सेम रिकॉग्निशन साइट को पहचानते हैं लेकिन कट ये डिफरेंट लोकेशन पे जाके लगा सकते हैं। अच्छा, नोमेनक्लेचर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या है?
each enzyme is named after the bacterium from which it was isolated using naming system bands. फॉर एग्जाम्पल ये इको R1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसको हमने ये जो ई आया है ये एस्चेरिचिया से आया हुआ है और को सीओ आया हुआ है कोलाई से। तो ये जीनस है ई कैपिटल और सीओ ये स्पीशीज है और R1 स्टेन का नाम होता है। आर का मतलब है स्टेन, स्टेन कौन सी है RH30 और 1 का मतलब है फर्स्ट आइडेंटिफाइड। ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड है ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियम में ये सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ है। अच्छा टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी हैं? ये 4 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो टाइप बनी हुई हैं ये किस वजह से बनी हुई हैं टाइप्स? on the basis of their composition, on the basis of their cofactor requirement, on the basis of nature of their target sequence, position of DNA cleavage site relative to the target sequence। यानी कि इनके लिए इनकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, इनके लिए कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी नेचर क्या है सीक्वेंस की, इन और कहाँ पे जाके काटती हैं इस बेस के ऊपर। इसकी 4 टाइप्स बनी हुई है। तो सबसे पहली टाइप 1 में क्या है? कैपेबल ऑफ बोथ रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एक्टिविटी। यानी कि ये कट भी लगाता है और कट लगाने के बाद मॉडिफाई भी कर सकता है। यानी कि इसके 2 फंक्शन हैं, कटिंग भी है और मॉडिफिकेशन भी है। और ये 3 टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। ठीक है, इनको आपने अच्छी तरह करना है, आपको इनमें डिफरेंस भी आ सकता है प्रैक्टिकल में। तो जो टाइप 1 है इसके लिए जो कोफैक्टर चाहिए आपको वो एस एडिनोसिल मैथ्यूनिन है, एटीपी है एंड मैग्नीशियम आर रिक्वायर्ड फॉर देयर फुल एक्टिविटी। और इसमें 5 साइट्स होती हैं, 2 रिस्ट्रिक्शन सब यूनिट होते हैं और 2 एम मिथाइलेशन सब यूनिट होते हैं और 1 एस सब यूनिट यानी कि कटिंग जो स्पेसिफिकली सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है वो होता है। तो ये कट करता है, ये मॉडिफाई करता है और ये रिकॉग्नाइज करता है। क्लीव द डीएनए एट द रैंडम लेंथ फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइड। ये जो टाइप 1 है ये रैंडम लेंथ में ये जो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं कट करता है। जो टाइप 2 है दीज आर द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल एंड यूज रिस्ट्रिक्शन। टाइप 2 जो है क्यों मोस्टली यूज होती हैं? क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को काटते हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 सब यूनिट, इसका एक ही प्रोटीन का सब यूनिट होता है और सिर्फ इसको मैग्नीशियम आयन चाहिए एज ए कोफैक्टर। दे और बाज औकात तो इसको एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं होती अपने एक्शन के लिए। their recognition sites are usually undivided and palindromic and 4 to 8 nucleotide in length। यानी कि ये तकसीम शुदा नहीं होती हैं और ये 4 to 8 nucleotide पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को यानी कि एक जैसी सीक्वेंस जो बार बार रिपीट होती है उसको रिकॉग्नाइज करता है। They recognize and cleave the DNA at the same site, same palindromic site. They do not use ATP for their activity. They usually require only magnesium as a cofactor। पिछले टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा है? एसिडिनोसिल मैथ्यूनिन भी चाहिए, इसके अलावा ATP भी चाहिए और मैग्नीज भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए एज ए कोफैक्टर। टाइप 3 में क्या है? Restriction enzyme recognize 2 separate non-palindromic sequence that are inversely oriented। ठीक है, यानी कि ये जो टाइप 3 है 2 सेपरेट नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यानी कि जो रिपीट नहीं होती उनको कट करता है और इन्वर्सली ओरिएंटेड होती हैं यानी कि ऊपर और नीचे। दे कट DNA about 20 to 30 base pairs after the recognition site। जब मसलन रिकग्निशन साइड है AG और इससे 20 न्यूक्लियोटाइड से आगे जाके ये कट करेगा, यानी कि पहचानता कहीं और है तो कट कहीं और लगाता है। ये वो दर्जी है जो कि अच्छा दर्जी नहीं है, जो कपड़े को पहचानता तो एक जगह से है लेकिन काटता दूसरी जगह से। ठीक है, तो टाइप 3 these enzymes contain more than one subunit
and they require S-adenosylmethionine ATP cofactor for their एक्शन इन डीएनए मिथाइलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन। दो फंक्शन है, मिथाइलेशन भी करता है और कट भी लगा देता है। टाइप 4 ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है और आजकल पहले इम्पोर्टेंट नहीं थी, अब ये इम्पोर्टेंट है। क्लीव ओनली नॉर्मल एंड मॉडिफाइड डीएनए। जो मॉडिफाइड डीएनए है, अब मॉडिफिकेशन पे ज़्यादा काम हो रहा है, तो मॉडिफाइड सीक्वेंस जो है उसके लिए हम ये टाइप 4 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो यूज करते हैं। ये क्या करता है, मॉडिफाइड डीएनए मिथाइलेटेड हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड ग्लूकोसाइल हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड बेसिस को रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ पे कट लगाता है। रिकग्निशन सीक्वेंस हैव नॉट बीन वेल डिफाइंड, और वही होंगे जिनमें मॉडिफिकेशन आई है मोस्टली केसेस में। Cleavage take place 30 base pair away from one of the site, जहाँ ये रिकग्निशन साइट है उसे 30 बेस पेयर वे है। एप्लीकेशन समझे, जब एप्लीकेशन के ऊपर आ रहे हैं तो एप्लीकेशन को समझते हुए आपको पता चल जाएगा कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बायोइनफॉर्मेटिक्स के अंदर और फोरेंसिक के अंदर इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दे आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट, यानी कि क्लोनिंग, अगर कोई भी जीन को हम क्लोन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड in biotechnology to cut DNA into smaller strands in order to study fragment length differences among the individuals। अच्छा, सब के अंदर ये जो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फिंगरप्रिंट्स हैं डीएनए के वो सेम रहेंगे, वो वेरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंस पहले सबमिटेड हैं, तो अगर आपने उसकी एक फ्रैगमेंट को लिया और सीक्वेंस किया और ब्लास्ट करते हैं, तो उससे जो है आपको उस ऑर्गेनिज्म का पता चल जाता है। इसी तरह ये जो फोरेंसिक है, इसमें रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के जरिए जो क्राइम सीन से हम डीएनए लेके जो कल्प्रेट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। Each of these methods depends upon the use of agarose-gel active forces for the separation of DNA fragments। यानी कि सबसे पहले डीएनए को ब्रेक किया जाता है, फिर जेल के ऊपर रन किया जाता है, बैंड्स को सेपरेट किया जाता है, फिर बैंड को हम एक टेक्निक होती है सर्दन ब्लॉटिंग। सर्दन ब्लॉटिंग के जरिए उन सारे बैंड्स को हम निकाल लेते हैं। जब वो निकल आते हैं, फिर हम उसके ऊपर प्रोब लगाते हैं। अगर वो प्रोब के साथ हमारी जो स्पेसिफिक उस ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंस है उसके जीन के लिहाज से प्रोब बन जाती है। अगर उस प्रोब के साथ लग जाता है तो हम कहते हैं कि डीएनए का जो ये जो डीएनए है उसी ऑर्गेनिज्म का है, क्योंकि हमने प्रोब उसी के स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की यूज की है। तो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट restriction fragment length polymorphism is a difference in the homologous DNA sequence that can be detected by the presence of fragments of different length after digestion of DNA sample। ठीक है, हम डीएनए को रिकग्नाइज कर सकते हैं आफ्टर डाइजेशन। कैसे? सबसे पहले आपने डीएनए को स्पेसिफिकली कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर उसको एगरोजेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के ऊपर रन किया, फिर आपने उसको सर्जन ब्लॉटिंग के ऊपर ले गए, डीएनए सेपरेट हो गया, फिर उसको आपने हिब्रिडाइज करवाया प्रोब के साथ। अगर तो प्रोब के साथ लग जाता है तो आप कहते हैं कि यही हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाकई उसी पर्सन का है। Then we will observe the fragment of different length or an restriction fragment length polymorphism occur when the length of a detected fragment varies between the individual। Each fragment length is considered an allele and can be used in the genetic analysis। कि वाकई ये उसी की सीक्वेंस है, किसी और ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंस नहीं है। तो अब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए इसके अंदर से, और मैक्सिमम क्वेश्चनिंग करें और ये आपके लिए अच्छा है, आपको आपकी समझ के लिए ये अच्छा